आदाब इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबात खत्म हो गए। नताइज के बाद अब दोनों रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में तस्वीर बिल्कुल साफ है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम होने से जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों को उम्मीद से कम सीटें मिली हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इत्तेहाद को महाराष्ट्र में कुछ सीटों का फायदा हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वंचित अघाड़ी जैसी छोटी पार्टियों ने भी जीत हासिल की है। इन पार्टियों पर यह इल्जाम लग रहा है कि इन जमातों ने महाराष्ट्र में सेकुलर वोटों का शिराजा बिखेर दिया। कांग्रेस और एनसीपी को कई नशिस्तों पर इन पार्टियों की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सवाल यहां यह उठता है कि सेकुलर वोटों के बिखराव के लिए आखिर असल जिम्मेदार कौन है? क्या मुत्तहिद होकर और एक प्लेटफॉर्म पर आकर बीजेपी शिवसेना का सामना किया जा सकता था? क्या सेकुलर पार्टियों ने एक अच्छा मौका गंवा दिया? अगर तमाम सेकुलर पार्टियां मुत्तहिद होती तो महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को बड़ा नुकसान हो सकता था, या यूं कहा जाए कि बीजेपी और शिवसेना को रोका जा सकता था, क्योंकि लगातार राष्ट्रवाद, 370, 3 तलाक या इस तरह के कौमी इश्यूज पर बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा है। ये चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी एक तरह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के इंतखाबात में नताइज आने के बाद अब दोनों रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में तस्वीर साफ है, लेकिन यहां बीजेपी को अपनी हलीफ जमात शिवसेना की तरफ से बार्गेनिंग का सामना करना पड़ सकता है। शिवसेना ने 2.5 साल सरकार चलाने की शर्त रखी है, यानी बीजेपी और शिवसेना दोनों का वज़ीर आला होगा जो 2.5 साल सरकार चलाएगा। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं। शिवसेना का फॉर्मूला बीजेपी के लिए काबिल कबूल होगा, ये देखना अहम होगा। उधर हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम होने से जोड़ तोड़ की सियासत तेज हो गई है। हरियाणा में जेजेपी और दीगर आजाद उम्मीदवार सरकार बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद का सीधा मुकाबला कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद से था। अपोजिशन कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद ने बरसरे इख्तिदार इत्तेहाद को टक्कर दी। बज़ाहिर दाखिली इंतशार और बिखरे नजर आ रहे कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को कुछ सीटों का फायदा हुआ है। एनसीपी को 54 जबकि कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2-2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी मोर्चा अपना खाता नहीं खोल सका। महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात के नताइज से एक बात जो वाज़े तौर पर उभर कर सामने आई है, वो ये है कि अपोजिशन को यकसर दौड़ से बाहर तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ रियासत और मरकज में बरसरे इख्तिदार इत्तेहाद या जमात की मकामी मसाइल से रूगर्दानी भी वोटरों में बेइत्मीनानी का सबब बन रही है। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी धमाकेदार मुजाहरा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन इंतखाबात में मुहिम के दौरान जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को पार्टी ने भुनाने की कोशिश की। किसानों के मसाइल, इक्तिसादी सुस्त रवी जैसे दीगर अवामी मुद्दों पर जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई। मराठा कोटा का जोड़ घटाव का खातिर खाह फायदा बीजेपी को नहीं मिला। मगरबी महाराष्ट्र जो मराठवाड़ों का गढ़ तस्वुर किया जाता है, वहां असेंबली की 70 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी को 16 सीटें हासिल हुई, जबकि 2014 में यहां इसे 25 सीटें हासिल हुई थी। इंतखाबात में कारकर्दगी का मुहासबा हस्ब रिवायत सियासी जमातें आइंदा दिनों में करेंगी। असबाब तलाश करने और इसके सद्देबाब के लिए नक्शे राह तैयार किए जाएंगे। रिवायती हरीफों बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद और कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद के कतई नजर अगर इस बार दीगर जमातों की कामयाबी पर नजर डालें तो ये भी अहमियत के हामिल है। इस बार दीगर जमातों ने 29 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा हैं। यानी वोटों का बिखराव हुआ है, जिससे कहीं कहीं जीत का फासला इंतहाई कम देखने को मिला। दो बड़े इत्तेहाद के बीच बड़ी लड़ाई में छोटी जमातों के फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मजलिस और वंचित जैसी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया। माहिरीन का मानना है कि इन पार्टियों पर ये इल्जाम लग रहा है कि इन जमातों ने महाराष्ट्र में सेकुलर वोटों का शिराजा बिखेर दिया। कांग्रेस और एनसीपी को कई नशिस्तों पर इन पार्टियों की वजह से शिकस्त का सामना
करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि यहां पर सरकार किसकी बनेगी, लेकिन सरकार बनेगी कैसे? और क्योंकि ठीक सरकार बनने से पहले जिस तरह से शिवसेना ने जो फॉर्मूला रखा है, क्या उस फॉर्मूले पर तैयार होगी बीजेपी? क्या यह फॉर्मूला बीजेपी को एक तरह से कबूल होगा? और इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो थोड़ा सा सस्पेंस जरूर बना हुआ है। हालांकि अब इशारे मिलने लगे हैं कि हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, शायद जेजेपी के साथ जाने वाली है बीजेपी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब तस्वीर तो बहुत हद तक साफ हो गई, हालांकि अभी हरियाणा से एक तरह से इशारे मिल रहे हैं, लेकिन इन इंतखाबात के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपोजिशन की तरफ से एक तरह से अनदेखी की गई? अपोजिशन ने बहुत संजीदगी से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को नहीं लिया। यह खासतौर से यूं कहें कि महाराष्ट्र चुनाव में बहुत संजीदगी महाराष्ट्र ने नहीं दिखाई। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जो सेकुलर पार्टियां और उसमें जो छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां या जो मेन अपोजिशन महाराष्ट्र का था उसका नुकसान क्या है? इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम सवालों पर आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जी, लीडर हैं बीजेपी के, प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। देवराज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एडवोकेट नीलेश भोसले जी, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और मोहम्मद कासिम साहब दलित चिंतक हैं, आप भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में अबू आसिम आजमी साहब भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे और लुकमान नदवी साहब एमआईएम की तरफ से भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले देवराज सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगा। देवराज जी, क्या आपको लगता है कि इन नतीजों के बाद अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि चाहे हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, अपोजिशन ने यहां के चुनाव को बहुत संजीदगी से नहीं लिया? 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि जो अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस ने सबक लिया होगा और पूरी ताकत से उतरेगी, और लेकिन इन नतीजों से नहीं लग रहा है। और इन नतीजों से यह भी जाहिर हो रहा है कि अगर पूरी संजीदगी के साथ अपोजिशन उतरा होता तो शायद तस्वीर और भी बदली होती महाराष्ट्र और हरियाणा में। कि अगर अपोजिशन में पार्टियों के अंदर अपनी तालमेल होती है, अगर कांग्रेस को ही हम लें तो वहां पर जो लीडरशिप थी, यूथ लीडरशिप और ओल्ड लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो हरियाणा में वो बहुत ज्यादा रहा, उधर भी था, महाराष्ट्र में भी था। लेकिन इस चुनाव को हम दो आधारों पर देखेंगे जी। 2014 में जब चुनाव हुआ असेंबली का, और अब जो हुआ है, और दूसरा आधार हम इसको लोकसभा के साथ देखेंगे 19 में जब चुनाव हुआ है। तो अगर हम हरियाणा की बात हरियाणा को देखते हैं तो हरियाणा में बीजेपी ने अपना इम्प्रूव किया है। और जो 24% वोट मिल रहा था इंडियन नेशनल लोक दल को, उसको 2.5% वोट पर आ गया है। तो उसका जो वोट है वो कांग्रेस को जो एक साथ मिला है, वो परसेंटेज वोट बढ़ रही है। लेकिन वहां की जो लीडरशिप थी, जो डिवाइड हो गई थी, वो डिवाइड ओल्ड और न्यू लीडरशिप में जो अंतर आ रहा था वो चीज नहीं हो पाई। एक तो ये है। दूसरी मुझे जो लगता है विषय, क्योंकि ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, तो इसमें जो आधार थे वो लोकल मुद्दे ज्यादा रहते हैं। इसीलिए नेशनल जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर ज्यादा उस पर नहीं देखे जा रहे जिस तरह से हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चुनावों के आधार पर देखें तो यहाँ पर हमें कांग्रेस का जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर, और वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ पर जो लीडरशिप है, लोग एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो लीडरशिप, दूसरी तरफ की इंडियन नेशनल लोक दल, तो एक यहाँ पर जाति का भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले हो रहा है। जो उस तरफ, क्योंकि लोकल लेवल पर जो चुनाव आता है उसमें सारी चीजें मायने रखती हैं। तो ये हाल मैं देख रहा हूं। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अपना पोजीशन उनकी डाउन जा रही है। जैसे मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं तो हरियाणा में बीजेपी को जो वोट मिला पार्लियामेंट में वो 58% था जी, और इस समय 36 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। लेकिन ये वोट अगर हम इसको देखते हैं 2014 में, तो 2014 में बीजेपी को जो वोट मिला था उससे उसका वोट बढ़ गया, उसका जो वोट मिला था उसे 34% था।
तो 2-3% उसका वोट बढ़ा है। तो इस मायने में अगर असेंबली के बेसिस पर देखें तो बीजेपी मजबूत हो रही है, लेकिन अगर कमजोरी बेस पर देखें तो बीजेपी का जितना वोट घट रहा है लोकसभा के फौरन बाद क्योंकि ये चुनाव हुए, लोकसभा में बीजेपी ने शानदार उसकी कारकर्दगी रही थी, और उसके बाद अगर लोकसभा के हिसाब से हम देवराज जी देखते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान दिख रहा है इस चुनाव में, जितनी मजबूत होकर आई थी लोकसभा चुनाव में। जी मैं कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा। कासिम साहब, देवराज सिंह जी जो बात कर रहे थे उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। देवराज जी, क्योंकि देवराज जी ने यही कहा कि जो इश्यूज थे, नेशनल इश्यूज जो पार्लियामेंट पे हमने देखा छाए रहे थे, तकरीबन वही इश्यूज कासिम साहब असेंबली के चुनाव में भी, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी उन्हीं इश्यूज को लेकर गई। चाहे हम राष्ट्रवाद की बात करें, इसके अलावा चाहे एनआरसी के इशू की हम बात करें, और इसी तरह से 370 की बात करें, 3 तलाक का मामला, मतलब ये इश्यूज जो नेशनल और कौमी इश्यूज थे, इन्हीं इश्यूज पर बीजेपी गई, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान थोड़ा सा बीजेपी को हुआ। कासिम साहब, देखिए ऐसा साहब, थोड़ा सा नहीं, नुकसान बहुत हुआ है। आप देखें, अगर इसमें नजरसानी करेंगे दोनों इलेक्शनों पे, आप पिछला इलेक्शन और इस इलेक्शन को दोनों को आप महाराष्ट्र में भी देखें और हरियाणा में भी देखें। महाराष्ट्र में जब अलग लड़ी थी बीजेपी तो शिवसेना से अलग लड़ रही थी, 122 सीट मिली थी, इस बार 104 सीट मिली। शिवसेना को भी नुकसान हुआ, वो अलग लड़ी थी, 63 सीटें उसको मिली थी, इस बार उसको 56 सीटें मिली। आप अगर देखें यही बात हरियाणा में देखिए, हरियाणा में बीजेपी अकाली दल मिलकर लड़ी थी, उसको 48 सीटें मिली थी, और लोकदल जो इंडियन नेशनल लोकदल था उसको 19 सीटें मिली थी। अब आप इसका तजिया अब कीजिए, देखिए ये किस्मत आप कह लीजिए कांग्रेस की, कि मेरा अपना तजिया ये है कि अगर ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर का अलायंस हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ गया होता, उस बहुमत को कोई रोक ना पाता। अलायंस न होने के नतीजे में यह हुआ कि जो वोटर था दलित और मुस्लिम, जिसको आप कहिए कि जो कोर वोटर था, वो उनके साथ इसलिए नहीं गया कि इनके दोनों को अलग अलग ये लोग लड़ रहे हैं, इनके लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप कांग्रेस और एनसीपी को वोट दे दीजिए। ये प्लस पॉइंट ये हुआ। जहां तक आपने बहुत अच्छी बात कही, इश्यूज वही थे जो पार्लियामेंट में थे, वही असेंबली में थे। और ये कहना कि भारतीय, देखिए ये केंद्र का चुनाव नहीं है, राज्य का चुनाव है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां रैलियां हरियाणा में जाके कर दी हैं और महाराष्ट्र में कर दी, जितनी रैलियां करने के बाद अगर नतीजा ये आ रहा है तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि हम कहां पे खड़े हैं, हमसे कहां पे चूक हो रही है। और बीजेपी का देखिए एक जो सबसे बड़ा बीजेपी ने काम किया है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांशीराम के जातों के फार्मूले को, कांशीराम उसको सामाजिक न्याय नाम देते थे, उस जातीय समूह जो छोटे छोटे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद का नाम देके उसी समूह को अपनाया है, और वो अब टूटने लगा है। देखिए वो दरक रहा है, और ये दरकना इन दोनों इलेक्शंस में, और खासतौर से गुजरात के बाई इलेक्शन का भी आप अगर जिक्र करें तो जरूरी होगा, वहां पर भी नजर आ रहा है, और दूसरी जगहों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन में भी नजर आया है। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान मोहम्मद लुकमान नदवी साहब लीडर हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। लुकमान नदवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, जो तस्वीर है आपने समझी, देवराज जी ने बहुत तफसील से बताया और उसके बाद कासिम साहब ने बहुत तफसील से बताया, और इसका हल यही निकलता है, इन दोनों पैनलिस्ट ने जो बात कही कि नुकसान बीजेपी का थोड़ा मोड़ा नहीं, बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ है। जिस तरह से कासिम साहब कह रहे थे कि बीजेपी ने और खासतौर से अमित शाह जी या मोदी जी ने अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं आए। महाराष्ट्र की जहां तक बात है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में हमारे नतीजे बेहतर हैं, और अगर हम इसको कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे तो वो पिछली बार से भी बेहतर है। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो लड़ी थी पूरी की पूरी 288 सीटों पर लड़ी थी, ठीक है, उसके बाद हम 140 प्लस लेकर आए थे, लेकिन इस बार हम अलायंस में लड़े हैं। हमने जो सीटें शिवसेना के लिए छोड़ी हैं उन सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं हैं, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अगर 288 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती तो पिछली बार से रिजल्ट बेहतर है। आप इस बार अगर टर्नआउट देखेंगे, एवरेज निकालकर देखेंगे तो 104 के करीब हमारी जो सीटें रही हैं वो पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस है। हाँ, हरियाणा में अगर हम बात करें तो जो वोट शेयर हमें बढ़कर मिला है, जो 33 से 36% हुआ है, वो कहीं ना कहीं सीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मानती है, और कहीं ना कहीं नहीं तो महाराष्ट्र में शिवसेना को अपने साथ में क्या अशुभ मान रहे हैं?
शिवम नहीं, त्यागी अशुभ क्या बिल्कुल शिवसेना को अशुभ मान रहे हैं कि वो अशुभ साथ में बिल्कुल भी रही नहीं। तो नहीं, नुकसान हम हुआ, तो देखिए, सीटें कम हो गई, मैं तो 140 से 104 पर आ गए आप। नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, शिवसेना की जहां तक बात है, ये तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का तो सास बहू वाला अलायंस है। साथ पूरे 5 साल साथ में अपनी बातों को लेकर उठेंगे भी, लड़ेंगे भी और एक साथ रहेंगे, और स्ट्रेटेजिकल एक सोच वाला अलायंस है जो पिछले 30 साल से चला आ रहा है। तो वहां पर तो कोई किसी तरह का इफ एंड बट है ही नहीं। लेकिन जहां तक बात अगर हम करें हरियाणा की, तो जिस तरह से वोट शेयर बढ़ा उस तरह से सीटें शायद, और जो हम उम्मीद कर रहे थे या भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी, उस तरह से सीटों में वो शायद कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन केंद्र ने अपनी सारी चीजें की, हमारी रैलियां रही, हमने बापू की 150वीं जयंती पर, आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर इस देश में कांग्रेस की सरकार होती और 150वीं जयंती बापू की होती तो क्या हो रहा होता? दिल्ली में किसी एक बहुत अच्छी जगह पर बापू की मूर्ति पर मालाएं पहनाई जा रही होती और एक बहुत आलीशान सा फंक्शन होता, उसके बाद सब अपने घर चले जाते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद, यानी कि 303 सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 150 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। ये फर्क है। हम जनता के बीच में भी रहे, कनेक्ट भी किया, चीजों को जनता तक पहुंचाया भी, और ये पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन अगर सीटों में हरियाणा फिर आखिर नाराजगी क्यों दिखी लोगों में? किया जाएगा। शिवम, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि 2014 के मुकाबले में 2019 में गिरावट आई है, यह तो आपको मानना पड़ेगा। और 2019 में इतनी शानदार लोकसभा में बीजेपी की जीत रही थी, बीजेपी की कारकर्दगी रही थी, उसका असर भी नहीं दिखा यहां पर। यह तो मानना पड़ेगा कि गिरावट आई है पहले के मुकाबले में। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हमने कहीं ना कहीं एज अ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाया है। 95 में हमारी सरकार बनी थी, 99 में हम फिर से हार गए थे, तो दोबारा हमने वहां पर रिज्यूम नहीं किया। ये पहली बार ऐसा होगा कि हम महाराष्ट्र में रिपीट करेंगे, और रिपीट करना अपने आप में एक महाराष्ट्र जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी बात है। जहां तक हरियाणा की बात मैं करूं, अगर हरियाणा में भी ट्रेंड कुछ इसी तरह का रहा है, लेकिन जिस तरह से चीजें गई हैं, हम सबसे बड़ा दल बनकर उभरे हैं, वहां पर भी हम सरकार बनाएंगे। लेकिन एक इसमें छोटी सी चीज जरूर हो सकती है कि जिस तरह से वैश्विक मंदी का असर पूरे दुनिया में रहा है और उसका कुछ आंशिक असर जो है हिंदुस्तान में भी रहा है, तो हो सकता है कि वोटर शायद उस चीज से थोड़ा नाराज नहीं कहूंगा, उस चीज से मुझे लगता है कि शायद थोड़ा आहत हो और उसे लगा हो। लेकिन उसका फेथ, उसका विश्वास, कम से कम आपने उसका जिक्र किया, सरकार तो उस पर बोल ही नहीं रही है। मैं भोसले जी आपके पास आना चाहूंगा। नीलेश भोसले साहब का जिक्र करती है, सरकार ने लगातार उस पर बात। नीलेश भोसले साहब, जो बात शिवम यहां पर कह रहे हैं, शिवम ने कहा कि कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन ठीक ठाक रही और कम से कम सरकार तो बना रही है। मैं भोसले जी सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में जो अपोजिशन था, हम कांग्रेस की बात करें या एनसीपी की बात करें, आपका इत्तेहाद, आपका अलायंस बहुत पुराना है, लेकिन जितनी संजीदगी से महाराष्ट्र या हरियाणा के चुनाव को लेना चाहिए था, और खासतौर से महाराष्ट्र का, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, उतनी संजीदगी से अपोजिशन ने नहीं लड़ा, वरना नतीजे अपोजिशन के लिए और भी अच्छे होते। भोसले साहब, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना ये कह सकती है कि हम लोग ने उतना सीरियसली इलेक्शंस लिया नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होगी, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी सीरियसनेस के साथ इस चुनाव को सामने जा रही थी। हम पूरे जोर लगा रहे थे, लेकिन सिर्फ ये विषय आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब कांग्रेस राष्ट्रवादी विपक्ष के दल के नाते लड़ रही थी, तो कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास किसानों के विषय थे, बेरोजगारी के विषय थे, महिलाओं को होने वाले समस्याओं के विषय थे। आज भी कई जगह पे सिंचन के विषय पूरे नहीं किए गए, उस विषय पे बात कर रहे थे। और वही भारतीय जनता पार्टी, या जो सत्ताधारी पार्टी है, वो किनको साथ में लेकर लड़ रही थी, वो भी आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी थे सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी के साथी थे ईडी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी मनी पावर, मसल पावर, और मोदी शाह जी की अंदाजन महाराष्ट्र में ली गई 100 सभाएं, और उसमें एक ही मुद्दे पे चर्चा चल रही थी। और चर्चा कुछ ऐसी थी कि जैसे वो एक जुदाई पिक्चर थी, जुदाई पिक्चर में जॉनी लीवर की एक बीवी का किरदार किया था एक एक्ट्रेस ने, और उसको कुछ भी पूछा जाए तो वो कहती थी अब्बा डब्बा डब्बा। उसी तरह से मोदी शाह जी और फडणवीस जी पूरे चुनाव के माहौल में सिर्फ एक ही चीज रट रहे थे, 370 370 और 370। इनको किसानों की आत्महत्या नहीं दिख रही थी, इनको किसानों की परेशानी नहीं दिख रही थी, इनको हम युवा बेरोजगार हो रहे, इनको बेरोजगारी नहीं दिख रही थी, इनको मार्केट में महंगाई का आलम क्या है समझ में नहीं आ रहा था। आज भी पूरे राज्य में और पूरे देश में दिवाली का आलम है, और दिवाली के आलम में पूरी मार्केट की वाट लगी, बर्बादी हो चुकी है। उस विषय पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि अपोजिशन इन इश्यूज को नहीं भुना पाया। नतीजे आप देख लीजिए, अपोजिशन के हक में नहीं गए, एनसीपी और कांग्रेस के हक में नतीजे नहीं गए। ये तमाम इश्यूज थे। किसान आज भी परेशान है, चाहे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ की बात करें या हरियाणा की बात करें, लेकिन अपोजिशन इन्हें भुना नहीं पाया। यही सवाल तो मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन नहीं भुना पाया इन इश्यूज को। भोसले साहब, सोसाइटी में धर्म समाज के नाम पे, सोसाइटी समाज में धर्म और जाति के नाम पे अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे भोसले साहब, दिमाग खराब करने नीलेश भोसले जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस या एनसीपी जो मौके मिले थे या जो इश्यूज थे, बेरोजगारी का मसला, किसानों के मसले और इसी तरह से नौकरी का मसला, इन मसलों को भुना नहीं पाया अपोजिशन। भोसले साहब, मैं निश्चित रूप से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक संगठन का मुंबई का अध्यक्ष भी हूं। हमारे महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र भर में अंदाजन 125 से 150 तक, अंदाजन 125 से लगभग 150 तक बेरोजगारी के विरोध में मोर्चे किए गए। हर कलेक्टर ऑफिस पे जाके हम लोग वहां पे ताल ठोक के बैठते थे, लेकिन दुर्दैव से जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ये लोग कहीं ना कहीं 370 की बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म बचना चाहिए ऐसी बातें कर रहे थे। और लोगों के दिमाग में असलियत में जो मुद्दे हम लोग को हैंडल करने चाहिए, असलियत में जो शिवम इसका जवाब दे रहे हैं, शिवम इसका जवाब दे रहे हैं। शिवम, महाराष्ट्र के लोग चाहते क्या थे? महाराष्ट्र के किसान चाहते थे कि उनके इश्यूज जो हैं वो, उनकी जो मुश्किलात और परेशानियां वो दूर हों, लेकिन शिवम, देखिए मैं एनसीपी और कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी सिर्फ नेशनल इश्यूज पर ही फोकस करती रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सबसे पहले तो अपने भोसले साहब को कि देखिए, ये जो रैली आपने यहां पर चुनाव के बाद आकर करी, अभी जो आपने एक लंबी चौड़ी इश्यूज की लिस्ट और कहानी बताई, अगर आप यही चीजें जनता के बीच में लेकर जाते और ये कहीं ना कहीं सीरियसनेस जनता आपको लेती है, उस तरह से इन मुद्दों को सीरियस तरीके से लेती, तो जाहिर बात है वो आपको सिर्फ 54 सीटें नहीं देती, वो आपको इससे बढ़ाकर सीटें देती। और मुझे आपकी जो बातें हैं ये सुनकर ऐसे लगा कि जैसे 104 सीटें एनसीपी की हैं और 54 वाला शिवम के आगे कहना चाह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ रही है। अब आप सुन लीजिए, कहना चाह रहे हैं जब आप बोल रहे थे, मैंने बिल्कुल आपको, जब आप बोल रहे थे मैंने आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बात हो तो उस तरह से भी हो सकती है, मैं चला भी सकता हूं, लेकिन उसका आपको आपका मौका मिलेगा। नहीं, आपको आपका मौका मिलेगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपकी लीडरशिप और खास तौर पे आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर इतने मुद्दों के बाद जो कि आप सो कॉल्ड कह रहे हैं आप 54 पर हैं कहीं ना कहीं, तो क्या ये आपकी लीडरशिप का फेलियर नहीं है? क्या आपकी जो सभाएं 104 आपने बताई, क्या उनका फेलियर नहीं है? क्या जनता से आप नहीं जुड़े? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं शरद पवार जी, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं, इस उम्र में उन्होंने 56 रैलियां की। क्या आपके पास लीडरशिप क्राइसिस नहीं है? साहब, अगर आप लगाते हो, तमाम तरह के दावे करते हो और तमाम तरह के आरोप लगाते हो, जनता में जाइए, सबके पास बराबर मौका है साहब, किसी के पास कम मौका नहीं है। आपको भी वही मौके मिले, हमें भी वही मौके मिले। मैं मानता हूं अगर आपके मुद्दों में दम होता, जनता आपको प्यार जरूर देती। ठीक है भोसले जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। लुकमान नदवी साहब वेट कर रहे हैं और धीरेंद्र भी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूं। क्या आप कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी नहीं है? 72,000 लोगों को फडणवीस जी ने कहा था कि हम नए सिरे से रोजगार देने का काम करेंगे, और आप लोगों ने रोजगार किसे दिया? तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के एमएलएस को आपने खरीदी करके उनको इलेक्शन में लड़ाने का काम किया। आपने जब कहा था कि 72,000 लोगों की आप मेगा भर्ती करेंगे, तो मेरे जैसे न जाने कितने सारे युवा साथी और भी थे जिनको लगा था कि शायद हमारी रोजी रोटी की बात चलेगी, लेकिन आप लोगों ने मेगा भर्ती कहां पे की? विधायकों की मेगा भर्ती की। और आज आप हमें यहां पे बैठ के कहना चाह रहे कि हम लोगों ने लोगों से अपील नहीं की होगी ठीक से। अरे आप लोगों को सीधा सीधा समझना चाहिए, पीएम और होम मिनिस्टर जैसे बड़े ओहदे वाले इंसान को 100 सभाएं लेनी पड़ती है, चीजें 100 सभा लेना पड़ती है, और उसके बाद भी बनाने की कोशिश की, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। ये जो स्पीच है अगर इलेक्शन से पहले होती, मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा होता, लेकिन जनता ने आपको इसी को वापस करके लौटा दिया कि साहब जो आप कह रहे हैं इसमें हम विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी चुनाव आज हुए भैया। ठीक है, मैंने दोनों को टाइम दे दिया। ठीक है, मैं लुकमान नदवी साहब आपके पास आना चाहूंगा इस बीच। ठीक है, बात हो गई। भोसले साहब, धीरेंद्र चौधरी रिपोर्टर है हरियाणा के हमारे साथ, वो भी हमारे नुमाइंदे भी जुड़ गए, उनके पास भी जाएंगे। हरियाणा से क्या कुछ अपडेट आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लुकमान नदवी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लुकमान नदवी साहब,
क्या आपको नहीं लगता है, जो अभी एक बात उठी थी कि एमआईएम और वंचित अघाड़ी अगर एक साथ होती तो तस्वीर एमआईएम और वंचित अघाड़ी दोनों के लिए बदली होती, दोनों मजबूती से आ सकते थे। हमने कल जब नतीजे आ रहे थे उस वक्त देखा कि एमआईएम शुरू में 4-5 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे चल रही थी, लेकिन आते आते उन्हीं 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। लुकमान नदवी साहब, बट का सवाल तो नहीं पैदा होता। अब अगर मगर तो खत्म कर दिया जाए। उन्होंने, हमारा अलायंस नहीं हुआ, इसके बारे में हमारे कायदीन बात करेंगे या बात कर चुके हैं इस बारे में। और आज भी, कल भी हमने असद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसमें क्लियर बता दिया। कुछ टेक्निकल बातें थी जो नहीं हो पाई, और अब अगर मगर करने से कोई फायदा नहीं है कि अगर हो जाता तो ऐसा होता, नहीं हुआ तो ऐसा हुआ। क्लियर बात यह है कि उन्होंने अपनी ताकत लगाई, हमने अपनी ताकत लगाई, और सारी सियासी पार्टियां अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरी थी। हाँ, ये कहना जरूरी है कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एनसीपी का सवाल है, देखिए एनसीपी के शरद पवार साहब ने खूब प्रचार भी किया और बड़ी मेहनत की उन्होंने। मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा कि कांग्रेस की जो आला कमान है, जो हाई कमान कांग्रेस की है, उसने वो इस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा जिस तरह उसको लड़ना चाहिए था। उन्होंने यहाँ के लोगों को, और खासतौर से वहां हरियाणा में भी बेयार मददगार छोड़ दिया। एक आध रैली कर लेने से बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता है। इन्होंने खुद, ठीक है, लेकिन लुकमान नदवी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि वंचित और एमआईएम के अलग होने से सेकुलर वोट पर भी ये फर्क पड़ा? कहीं ना कहीं एमआईएम और वंचित ने एनसीपी, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां थी उन्हें नुकसान पहुंचाया है, जिन सेकुलर पार्टियों की आप बात करते हैं। नहीं, अब ये सेकुलर पार्टियां हैं कहां? हम कहां सेकुलर इन्हें कहते हैं भाई? ना हम कांग्रेस को सेकुलर कहते हैं, ना हम एनसीपी को सेकुलर कहते हैं। जब ये बीजेपी और शिवसेना को बढ़ाने का काम कर रही हैं तो कहां सेकुलर है? आप जहां पर देखें, इनका वोट जो है, जो जहां पर मुसलमान खड़ा हो रहा है, जैसे बाइकल्ला आप ले लीजिए, बाइकल्ला में मनसे को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट था, कांग्रेस का भी वोट उनको गया है, कांग्रेस का भी शिवसेना को गया है। ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर एनसीपी का वोट, कांग्रेस का वोट शिवसेना और बीजेपी को गया है। इन्होंने बढ़ाने खुद काम किया। हम कैसे इन्हें कहें सेकुलर है? हम कहां सेकुलर? ये लुकमान नदवी साहब, ये इल्जाम तो एमआईएम पर लगता है कि एमआईएम जो है वोट काटने के लिए उसने अपने इतने ज्यादा उम्मीदवार खड़े कर दिए, जबकि औरंगाबाद में ही इम्तियाज जलील साहब जहां से मौजूदा एमपी हैं, वो अपनी सीटें नहीं बचा पाए, और कहीं ना कहीं जो फायदा है सीधे सीधे शिवसेना और बीजेपी को हुआ। वहां पर भी एक फैक्टर काम कर रहा था। वहां पर भी देखिए, कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया गया था, बाकायदा ऐसे लोगों को लाकर खड़ा कर दिया गया था ताकि 1000, 2000, 4000 वोट काटें। उन्होंने भी हमको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। ये तमाम जितनी शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी, सब एक हो गई थी सिर्फ मुसलमानों को, यानी हमारी एमआईएम को हराने के लिए। एमआईएम को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद हम 70,000 भी हमने वोट लिया, 65,000 हमने वोट लिया, कहीं कहीं 1,000, 2,000 में हमारी मार्जिन। इस पर लुकमान नदवी साहब, क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, इस पर और तफसील से हम बात करेंगे। सेकुलर वोट आखिर महाराष्ट्र में बटा क्यों, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? बड़ी दिलचस्प तस्वीर हरियाणा की है। धीरेंद्र चौधरी हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं? कब तक सरकार बन सकती है और सरकार बनेगी कैसे? देखिए, अगर नंबर की बात है, नंबर की बात करें तो नंबर जेजेपी के पास है। 10 विधायकों के साथ जेजेपी बीच में खड़ी है। ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती, ना कांग्रेस की। अगर जेजेपी जिसको समर्थन देगी उसी की सरकार बनेगी। फिलहाल जेजेपी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने जा रही है, लेकिन शर्तों के आधार पर। शर्त यह है कि जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, वो प्रदेश के डिप्टी सीएम बनेंगे, और इसके साथ साथ 2 मंत्री पद भी भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी को देने होंगे। अभी अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन के साथ। एक फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि जेजेपी को किस तरह से मनाया जाए।
दुष्यंत चौटाला का साफ तौर पर कहना है वो सरकार का हिस्सा बनेंगे, प्रदेश में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो पार्टी लागू करेगी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने खुला ऑफर कर दिया है दुष्यंत चौटाला को कि वो उनके साथ आए, उनकी सभी शर्तों को मानेंगे। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ 41 का बनता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ये कहा कि जो निर्दलीय विधायक हैं 6 वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लेके आएंगे। 46 का आंकड़ा जरूरी है और उसके लिए कांग्रेस और जाहिर सी बात है कि सभी अपने अपने दावे एक तरह से हरियाणा में कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जेजेपी या अदर्स जो उम्मीदवार हैं जो जीत कर आए हैं उनका जो किरदार है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। इस बीच अबू आसिम आजमी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपकी शानदार जीत पर। अबू आसिम आजमी साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले लूं, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सेकुलर वोट जो है बटा है, वरना तस्वीर और ज्यादा बदली हुई होती महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं? बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में सेक्टर पार्टियों का नाम है कांग्रेस और उसके बाद एनसीपी, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। ये दोनों पार्टियां सभी पार्टियों के साथ ईमानदारी के साथ हाथ मिलाती, मैं गारंटी से कह सकता था कि महाराष्ट्र में आज बीजेपी शिवसेना की सरकार बनने के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन देखिए, कांग्रेस वालों को बुरा लगेगा, लेकिन कांग्रेस से खत्म नहीं हुआ है। रस्सी जल गई मगर इनका हाथ तक जो है ना बन नहीं गया। ये लोग जो है एक अपने आप को लड़ने के लिए न जाने क्यों लड़ते हैं। आज किसान देखिए, मैं समाजवादी पार्टी, मैंने तीन सीट पर, जबकि अखिलेश यादव जी ने नेता जी ने मुझे कहा था कि कांग्रेस के लोग धोखा देंगे, ये लोग आपके साथ ईमानदारी से नहीं रहेंगे, फिर भी आप मुझे सीट लगे। मैंने साहब सिर्फ 3 सीट पे अलायंस किया इनसे और मैंने आखिरी दिन जिसकी सीट मेरी भिवंडी की थी वहां पर मैं मेरे ऐसे आदमी को उन्होंने एडी फार्म दे दिया। एक बहुत ज्यादा मेरे सीट पे जाकर होगा इन्होंने एक दारू को शराब बेचने वाले जो डांस बार चलाता है, बियर बेचता है और जो बीजेपी का आज का प्रेसिडेंट था मेरे सामने खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस जो है ना सबसे बड़ी, बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो इत्तेहाद था अपोजिशन का उसमें भी दरार थी, ना इत्तेफाकियां थी, वरना शायद तस्वीर और बदली हुई होती। हम इसी इत्तेहाद पर भी बात करेंगे और इसके अलावा सेकुलर वोट का जो बिखराव महाराष्ट्र में हुआ है उस पर भी बात करेंगे और हरियाणा की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी। कासिम साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो बात अभी अबू आसिम आजमी साहब कह रहे थे, लुकमान नदवी साहब कह रहे थे, क्या ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो सेकुलर वोट है वो बट गया? अगर तमाम पार्टियां, जितनी जो सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, हालांकि मैं तो इससे बीजेपी को भी अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, अगर ये वाकई में सभी एक साथ होती हैं तो तस्वीर बदली हुई होती। कासिम साहब, देखिए और साहब, बिल्कुल सब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि सेकुलर वोटों का बंटवारा हुआ। सेकुलर वोटों के लिए लफ्ज़ सेकुलर में सभी आते हैं, खाली मुसलमान तो सेकुलर होता नहीं। सही बात। और सेकुलर पार्टियां भी, सभी पार्टियां सेकुलर हैं जो ये नहीं कहती हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो चाहे शिवसेना हो या बीजेपी, सब सेकुलर है। और जहाँ तक इसकी बात की जाए कि जैसे अभी नदवी साहब कह रहे थे कि साहब हम सेकुलर हैं, तो वो भी कम्युनल है उसी तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कम्युनल कहता है तो। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि सेकुलर पार्टीज़ कभी जो है स्टैंड करें और छोटी छोटी सेकुलर पार्टीज़ बने। वो चाहती है कि ठीक है हम पावर में आए या ना आए, लेकिन इनको कभी ज़िंदगी ना दो। आप देखिए कि जिस तरह से अबू आसिम साहब उस दिन भी शिकायत कर रहे थे, आज भी उनकी शिकायत है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि हमारा अलायंस हो। कांग्रेस इसलिए नहीं चाहती थी कि कांग्रेस को पता था कि अबू आसिम साहब की पार्टी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी मजबूर है कांग्रेस से अलायंस करने के लिए, चाहे 3 सीट दी जाए या 5। मजबूरी ये है कि जिन वोटों पे अबू आसिम साहब का दावा है वही वोटों पर हैदराबाद से आके ओवैसी साहब कब्जा करना चाहते हैं। और अगर हम अलायंस नहीं करेंगे तो ओवैसी साहब आके इनकी जमीन खा जाएंगे। ये भी कांग्रेस की एक साजिश है कि भाई देखिए ऐसा है कि, और यही एक वजह है जो कांग्रेस को यहां तक लेके आती है। कांग्रेस के खात्मे में उनकी इन हरकतों का बड़ा रोल है। और ये जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को जो सीटें हरियाणा और महाराष्ट्र में मिल गई हैं, वो पता नहीं कैसे बीजेपी के एक चूक का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में मराठों को एक तरह से साफ नाराज किया था और हरियाणा में जाटों को नाराज किया था। और जाटों और मराठों का आप देखें, हरियाणा में जाट बेल्ट में
32 में 8 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, नॉन जाट में 48 में 32 सीटें मिली हैं। आप देखिए इससे इसी तरह से आप जब यहां देखेंगे मराठवाड़ा में भी ये हुआ है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आप जिम्मेदारी यहां पर तो कासिम साहब मराठों को रिजर्वेशन देने के बाद ये सूरत हाल है। यहां तो बीजेपी ने एक तरह से मुंहभराई कर दी थी मराठों की। अब उन्होंने भाई रिजर्वेशन देना एक अलग इशू है, और मराठाओं के साथ देखिए मराठा हमेशा हुकूमत में रहा है, और महाराष्ट्र में जो अब मराठाओं को जो हुकूमत में हिस्सेदारी उस तरह से नहीं मिली, दूसरे दर्जे का बना दिया गया, और इशारों में बताया गया कि देखो ये मराठा जो है यही सबका हक मारता है। जैसे जाटों के साथ हरियाणा में किया गया, यूपी में यादवों को बताया गया। ये स्ट्रेटजी थोड़ा सा उल्टी पड़ गई, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा गई। और लुकमान नदवी साहब जो बात अबू आसिम आजमी साहब अभी कह रहे थे कि अगर सभी सेकुलर जमातें एक जगह होती तो शायद तस्वीर बदली होती, शिवसेना और बीजेपी को एक तरह से वहां पर शिकस्त दी जा सकती थी। क्या यह मुमकिन था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, एमआईएम, वंचित सभी एक प्लेटफॉर्म पर होते? क्या यह मुमकिन था? कांग्रेस और एनसीपी ये सबको यूज करना जानते हैं, और ये कभी भी किसी पार्टी के साथ उस वक्त तक अलायंस नहीं करें जब तक आप इनकी शर्तें न मान लें। जब कोई अलायंस होता है, जब उसमें कोई अलायंस होता है तो उसमें दोनों तरफ की शर्तें माने, दोनों तरफ की बातें होती हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जिसमें दोनों लोगों की बात तस्लीम की जाए, मानी जाए, लेकिन वो अपनी शर्तें रखती है, अपनी शर्तों बात मनाती है। इसलिए कांग्रेस के साथ अलायंस होना आसान नहीं है, बल्कि मुमकिन नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अबू आसिम आजमी साहब उन्होंने अलायंस किया था, लास्ट मोमेंट पे तोड़ दिया। अबू आसिम आदमी साहब के साथ अलायंस किया था उन्होंने, लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने वो अलायंस तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अबू आसिम आदमी साहब को बकौल कासिम साहब उस जगह पर लाकर छोड़ दिया, वो पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं जा सकते। उनके साथ क्या किया कांग्रेस ने, और किस तरह उनको अपनी जमीन को बचाना पड़ा, और किस तरह उन्होंने पे इलेक्शन लड़ा और किस तरह जीता, ये वही जानते हैं। उनको किस तरह कहां पर लाकर उसने छोड़ दिया था। कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो अपोजिशन का रोल होना चाहिए वो उन्होंने अदा नहीं किया, वो नहीं निभाया उन्होंने। देखिए आप 2014 में देख लें, जब ये भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी तो वो रोड पर निकलते थे, हर वक्त सड़कों पर होते थे। आप देखें गैस का सिलेंडर लेकर के, सब्जियां लेके, गले में पहन करके लोग एजिटेशन करते, एहतजाज कर रहे थे, हुकूमत के खिलाफ सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अभी जब कांग्रेस अपोजिशन में है तो कांग्रेस ने ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया, ऐसा मैदान में नहीं उतरे सरकार के खिलाफ, ऐसा अपोजिशन में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया कि सरकार को वो घेर सकते, सरकार की नीति के खिलाफ। नीलेश भोसले इसका जवाब दे रहे हैं। नीलेश भोसले, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपोजिशन बहुत कमजोर था, अपोजिशन ने एक तरह से हैंडओवर कर दिया था, अपोजिशन के हौसले पस्त थे। जिस तरह से लुकमान नदवी साहब बता रही है, अबू आसिम आजमी साहब भी लगातार यही इल्जाम कांग्रेस और एनसीपी पर लगाते रहे कि जिस तरह से पूरे अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए था, कांग्रेस और एनसीपी उसमें फेल रहे हैं एक तरह से। लुकमान नदवी साहब जिस प्रकार से बात कर रहे थे, एमआईएम के वो प्रवक्ता है और वो सारी भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई गिना रहे थे। हम इसी बात पे बार बार दोहरा रहे हैं, ये बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट लेके सेक्युलर वोटों का बंटवारा करने में एमआईएम और बाकी के कुछ वंचित आघाड़ी के दल इसमें बड़ी ताकत के साथ खड़े थे। ये चाह रहे थे कि किसी भी हालत में सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो जाए। इनको अपनी पार्टी की बात करना चाहिए, ये समाजवादी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस करने की अगर सबसे ताकत से किसी ने बात की होगी तो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई भी कैंडिडेट, अबू आसिम जी रह गए या उनके अभी जो चुन के आए हुए विधायक हैं रईस भाई, उनके विरोध में कोई काम करने का काम नहीं किया। राष्ट्रवादी बड़े ताकत के साथ समाजवादी के साथ में जुड़ी रही, आखिर तक जुड़ी रही। लेकिन कांग्रेस ने मायूस किया अबू आसिम आजमी साहब या समाजवादी पार्टी को करना है। उन्होंने कांग्रेस ने मायूस किया, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कांग्रेस ने मायूस किया। भोसले साहब, बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है,
बीजेपी का देखिए भारतीय जनता पार्टी भी हमें इल्जाम लगाती है, कांग्रेस भी हमें इल्जाम लगाती है। पहले ये दोनों फैसला कर ले, एमआईएम है क्या? कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं क्लियर कहता हूं कि एमआईएम नहीं, आप उसके अलायंस पार्टी भोसले साहब, आप उसकी अलायंस पार्टी है और जमहूरियत के लिए काम कर रहा और काम करेगा। ठीक है, ठीक है। मैं इस वक्त कुछ अपडेट धीरेन्द्र के पास है, हरियाणा को रुख करूंगा। धीरेन्द्र चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट है? धीरेन्द्र, सोर्सेस से खबर यह भी मिल रही है कि जेजेपी जो है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रही है। जेजेपी बीजेपी के साथ शामिल होगी सरकार में। क्या कुछ इस तरह का अपडेट मिल रहा है धीरेन्द्र? बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसी को कंफर्म करना चाह रहा हूं। जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला अभी अभी अमित शाह के घर पहुंचे हैं। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जेजेपी और बीजेपी प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। किन शर्तों पर यह सरकार होगी उसका ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। लेकिन जेजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद उनको चाहिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरा दिन जो कवायद चल रही थी उनका पटाक्षेप हो गया और जेजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बना रही है। देवराज जी, देखिए बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से भी मिल रही है कि जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला जो है वो एक तरह से राजी हो गए और बीजेपी के साथ जा रहे हैं। डिप्टी सीएम बनने के लिए शर्त रखी है उन्होंने। देखिए ये बात सही है। हरियाणा का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल जो था वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा। तो ये भी नहीं, कांग्रेस में नहीं जाना था इनका। इधर जो गठबंधन हुआ है पहले से भी रहा है। तो इस तरफ जो आना जेजेपी का ये उसके लिए फायदे का ही रहेगा, क्योंकि जो स्थिति है हरियाणा की उस समय इस समय कोई भी, क्योंकि जो विरोधी हैं एक जिस तरह से चुनाव लड़े हैं और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है, और उस स्थिति में फिर वो एक जगह आके नहीं फिर मिलना चाह रहे। लेकिन इस स्थिति में उन्हें, क्योंकि राजनीति में अगर मजबूत होगा ये अलायंस, जेजेपी जिस तरह से शामिल हो रही है सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की विरोधी रही और ये जो एक रिश्ता कायम होने जा रहा है, मैं देवराज जी इसे समझना चाह रहा हूं, क्या यह रिश्ता मजबूत रहेगा या जो हाल हमने कर्नाटक में देखा था कहीं उस तरह की सरकार बनने तो नहीं जा रही है? देखिए मुझे जो लग रहा है कि आज की जो राजनीति है, भविष्य की जो राजनीति होगी, सेंटर की राजनीति अलग बदलने जा रही है और स्टेटों की राजनीति अलग रहेगी। तो इस स्थिति में जो दुष्यंत चौटाला हैं वो भी अभी एक साल उन्हें पार्टी नहीं हुआ, दिसंबर में लास्ट ईयर पार्टी बनाई है और युवा हैं, सबसे 26 साल में वो सांसद बन के आए हैं। तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। और इस कल कहा भी था, बीजेपी की तरफ से एक व्यू भी आया था कि जल्दबाजी न करें दुष्यंत जी। तो उसी उसमें मुझे लग रहा है कि आगे वाला फ्यूचर भी दुष्यंत जी का, अगर गठबंधन हो रहा है, उनका आधार है अपने स्टेट में, तो बीजेपी के साथ मिलके आगे क्या राजनीति होगी, इस पर उनका किस तरह से बीजेपी उनको लेगी, ये आगे आने वाला समय बताएगा। शिवम, अच्छी खबर बीजेपी के लिए आ रही है हरियाणा से कि बीजेपी के साथ जेजेपी एक तरह से आ रही है और बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। जेजेपी और ये रिश्ता आखिर किस तरह का होगा? क्या वाकई में मजबूती होगी बीजेपी और जेजेपी के बीच? देखिए, जैसे अगर बात करें चौटाला की तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी हमेशा, और आईएनएलडी की हम खास तौर पे अगर बात करें तो ये तो निकले हुए ही कांग्रेस से, जाहिर बात है कांग्रेस के खिलाफ ही हमेशा उनका रहा है और भारतीय जनता पार्टी से कभी उनका कोई ऐसा वोट नहीं रही। हाँ, चुनाव के दौरान जरूर कटाक्ष एक दूसरे पर हमेशा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं और जिस तरह से होता भी है। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की अभी बात आ रही है और जिस तरह से मैं कहता हूँ उप मुख्यमंत्री की बात आ रही है, उसको थोड़ा समय और दीजिए, वो अभी पब्लिक डोमेन में या मीडिया में आएगा तो आप उसको समझ लेंगे और सबके सामने होगा वो। लेकिन ये बात तय है कि एक स्थिर सरकार देना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और आने वाले 5 सालों में जो विकास के कार्य हमने अभी पिछले 5 सालों में किए और उसको आगे लेकर जाना है। और जिस तरह से पर्ची खर्ची बिल्कुल पूरी तरह से नौकरियों में बंद हुई है हरियाणा में, उसी तरह से इसको आगे लेकर जाना है विकास की धारा को। एक कांग्रेस की अलायंस की बात और चल रही थी, मैं उस पर थोड़ा सा और कुछ बोलना चाहूंगा। एक चीज जो हम सभी खासतौर पे देख नहीं रहे हैं या जिसका डिस्कशन शायद नहीं हो रहा है वो ये कि आप देखिए कांग्रेस की आला लीडरशिप जो है, कांग्रेस के ऊपर के जो लोग हैं, जो नेहरू एंड फैमिली है, कहीं ना कहीं जैसे ही वो इलेक्शन से दूर रहते हैं तो जनता स्टेट लीडरशिप को एक्सेप्ट करती है। अगर आप पंजाब को देखेंगे तो देखिए, पंजाब को अगर आप देखेंगे तो पंजाब में कैप्टन साहब ने सरकार बना ली,
और उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने मात्र 7 रैली की है, मात्र 7 रैली करने के बाद परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है। मैं तो कहता हूं उनको भी क्षेत्रीय पार्टियों में ही कन्वर्ट हो जाना चाहिए। किसी की एरोगेंस क्यों लेना जब उनको देखकर जनता खुश ही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि ये समय है कांग्रेस का, जैसा आजमी साहब ने भी एक बात बिल्कुल सही कही कि हाँ, जिस तरह से देखा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, वही वाला हाल है कहीं ना कहीं, वही जनता में भी। ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब लाइव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा क्योंकि उस वक्त टेलीफोन पर बहुत अच्छी आवाज, क्लियर आवाज आपकी नहीं आ रही थी। क्या इसे मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं सेकुलर वोट जो है वो एक तरह से महाराष्ट्र में बटा, उसका शिराजा जो है एक तरह से बिखर गया, वरना तस्वीर बहुत मुख्तलिफ होती है। अबू आसिम आजमी साहब, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देखिए अभी आपका मेरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तमाम सेकुलर लोगों से कहना चाहता हूं महाराष्ट्र के कि सुधर जाओ तुम लोग, एक ही रास्ता बचा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा कद जो है नेताओं में श्री शरद पवार जी का है। अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी को तुरंत एक फैसला लेना चाहिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक करके और नेतृत्व दे देना चाहिए शरद पवार साहब को। मैं गारंटी से कहता हूं कि ये जो विनाश करने वाली पार्टी है ना, ये खत्म हो जाएगी और कम से कम महाराष्ट्र विकास की तरफ जाएगा। ये मेरे एडवाइस है, इसी पे अमल करेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस बचेगी। मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा था कि मैं 500 रुपए की स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं, तो लोग हंस रहे थे तमाम कि मैं जो सीटें आपसे मांग रहा हूं, ये सीटें मैं जीतूंगा या शिवसेना बीजेपी जीतेगी, आप नहीं जीतोगे। और वही हुआ कि सारी सीटें कांग्रेस ने जिद करके मुझे नहीं लिया और सारी सीटें इन लोगों ने बीजेपी शिवसेना को जीता दिया। मुझे लगता है कि फडणवीस साहब बहुत होशियार आदमी हैं और कांग्रेस में इनका अंदरूनी इनका मामला अच्छा है। देखिए 5 साल तक जो हमारा अपोजिशन लीडर रहे हमारे, वो विखे पाटिल, श्री कृष्ण विखे पाटिल साहब, वो थे अपोजिशन लीडर हमारी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो थे आदमी बीजेपी के, और ये 5 साल में भेद खुला। इसी तरह से आज भी बहुत सारे कांग्रेसी लीडर बैठे हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन ये लोग जो हैं जाकर नहीं, तो अबू आसिम आजमी साहब, क्या आप महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें माइनस कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं? कांग्रेस को क्या आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत से हट जाए और वहां पर फिर जो दूसरी पार्टियां हैं शरद पवार साहब की लीडरशिप में आए? नहीं, माइनस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप ही कांग्रेस की लीडरशिप ही दे दी जाए शरद पवार साहब को। अच्छा, उनको लिया जाए पार्टी में। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर होने के बाद ये बेचारे अपनी सीटों पर बैठे हैं। कभी एक्स चीफ मिनिस्टर अपनी सीट देखता नहीं, वो दूसरी सीटें जिताता है। ये तो बेचारे अपने एरिया से निकलने को तैयार नहीं कि मेरी सीट कहीं ना हार जाए। तो एक ही आदमी थे शरद पवार साहब, जो पूरे बरसात के दिनों में भी भाग करके, और उनके ऊपर जो है ईडी का केस रजिस्टर किया गया ताकि उनकी स्पीड कम हो जाए। ये तो करती है बीजेपी। बीजेपी के पास इतना पैसा है, थैलियां खोल देते हैं ये लोग, ये थैलियां दिखा कर लोगों को खींच रहे हैं। या दूसरी तरफ ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई, इनकी वजह से इनकी पार्टी में लोग जा रहे हैं। तो इसका एक ही रास्ता, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा वर्कर हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवम को जवाब दे रहे हैं, मैं लोकमान साहब उसके बाद आपके पास आगे आए और ये उस पर आपका जवाब दूंगा। को बचाए। शिवम, इस वक्त जो बड़ी खबर है, दुष्यंत चौटाला अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं और शायद बातचीत शुरू हो गई, लेकिन जो बातें अबू आसिम आजमी साहब कह रहे हैं, और इससे पहले भी डिबेट में चीजें आई थी कि बीजेपी ने जो मेन जो इश्यूज थे महाराष्ट्र के किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों के, उस पर फोकस नहीं किया, उसने सहारा, सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का लिया। सच्चाई क्या है? अबू साहब का, आजमी साहब का मैं सम्मान करता हूं, बड़े हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आजमी साहब कहते महाराष्ट्र की जनता को ये कह गए कि वो बिकाऊ हैं, या फिर ये लोग कहिए कि महाराष्ट्र के लोग बिकाऊ हैं, कि बीजेपी जो है थैलियां दिखा कर लोगों को खरीद लेती है। एक चीज, दूसरा, जहां तक बात है गांधी परिवार के संदर्भ में, जो आज तक शरद पवार जी को अपना बाप नेता भी महाराष्ट्र से ही है आजमी साहब, नेता भी महाराष्ट्र से ही है, वो महाराष्ट्र के ही लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं साहब, वो नेता भी जनता में से ही निकल कर आते हैं। तो अगर आप किसी को भी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यही बात आती है कि महाराष्ट्र के लोगों को आप कह रहे हैं कि वो बिक जाते हैं। दूसरा,
गांधी परिवार के संदर्भ में जो आजमी साहब ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को संन्यास लेके इस उम्र में हिंदू धर्म के हिसाब से उन्हें पूजा करनी चाहिए, और राहुल गांधी तो बहरहाल बैंकॉक में रहते ही हैं, वो वहां चले जाएं। शरद पवार जी को कमान दे देनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात। ठीक है, मैं लुकमान नदवी साहब जो बात अबू आसिम आजमी साहब जो फॉर्मूला अबू आसिम आजमी साहब बता रहे हैं कि अब एनसीपी के शरद पवार साहब को लीडरशिप में अब आगे आना चाहिए और कांग्रेस की कमान शरद पवार जी को देनी चाहिए। क्या एमआईएम जैसी पार्टी जो एक तरह से महाराष्ट्र में उभर रही है, 2 कैंडिडेट इस बार भी आपके जीत के आए, क्या इस फॉर्मूले पर तैयार होगी एमआईएम? अरे भाई एमआईएम को समझाया जाएगा, 70 सीट लड़ते हो, चुन के 2 सीट आते हो, मैं 3 सीट लड़ता हूं, 2 सीट चुन के आता हूं। तो जी कंटिन्यू कीजिए लुकमान साहब। देखिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है इस फार्मूले को माने कि नहीं माने कि हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो फैसला करेंगे, वो बात कहेंगे। हमें कोई इस बारे में मशवरा देने का या कोई कहने का हक नहीं है। नहीं, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब जो बात बता रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हैं कि अगर इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे तो सेकुलर वोट बढ़ता रहेगा। जिस सेकुलरिज्म की एमआईएम बात करती है उसका जनाजा निकलता रहेगा। लुकमान नदवी साहब, आप देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाइकल्ला में खड़े होकर के साफ कहा था कि आप लोग अबू आसिम आजमी साहब को जिताइए। भिवंडी में जाकर उन्होंने साफ कहा कि आप रईस साहब को जिताइए। वो चाहते हैं कि अच्छे लोग जीत के आए, वो चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का इजाफा हो, वो चाहते हैं इजाफा हो। और अबू आसिम आजमी साहब एक बड़े लीडर हैं, बड़े कायद हैं। उनके बारे में कोई बात यूं ही नहीं कही जा सकती। अगर वो कोई बात कह रहे हैं कांग्रेस के ताल्लुक से या शरद पवार साहब के ताल्लुक से, सोच समझ कह रहे होंगे। लेकिन यह बात तय है कि राहुल गांधी हो या दूसरा गांधी परिवार हो, उनके बारे में कोई बात कही जाती है तो बीजेपी वाले बड़े खुश होते हैं। अगर बीजेपी से मुतालिक कोई बात कही जाती है, चरागपा हो जाते हैं। जैसे अभी आसिम भाई ने यह कहा कि शिवसेना और बीजेपी के अंदर लोग चले गए, उनको खरीद लिया गया नेताओं को, तो ये बात उन्हें खराब लगी। अरे भाई, आधी कांग्रेस इन लोगों ने खरीद ली। ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब, टाइम कम बचा, आप हमारे साथ देर से ये बात साफ क्लियर हो जाती है। तो ये हक आप ही का बनता है कि आपसे ही मैं आखिरी सवाल भी ले लूं। अबू आसिम आजमी साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि शरद पवार जी ने जितनी मेहनत इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में की, अगर इतनी मेहनत कांग्रेस की तरफ से भी की जाती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या टॉप जो लीडरशिप है जो एक तरह से कांग्रेस महाराष्ट्र के चुनाव से गायब रही, अगर उस तरह की मेहनत की जाती तो शायद नतीजे कुछ अलग होते, डिफरेंट होते नतीजे? सर देखिए, मुझे नेताजी ने सिखाया है, पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा रहना चाहिए। सेकुलरिज्म इस देश में जिंदा रहना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को अपनी हठधर्मी से अलग हट करके मानना चाहिए कि महाराष्ट्र की हकीकत क्या है। शरद पवार साहब जिस तरह से इन्होंने दौरा किया, इसी तरह से अगर कांग्रेस भी इनके कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ भागी होती तो यकीनन जानिए आप कि महाराष्ट्र में आज वो लोग जो आज भाई भाई को लड़ाकर हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम लेकर जो दिशा भूल कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो विनाश की तरफ देश को ले जा रहे हैं, उनकी लोटियां डूब जाती, ये पक्की बात है। और मैं मानता हूं इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बुलाकर समझाया जाए, बात की जाएगी तो 100% क्यों नहीं समझेंगे, जरूर समझेंगे। लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी थैली खुली हुई है कि आओ मुझे गाली दो, बीजेपी आरएसएस को जितनी गाली देना हो गाली दो, और तुम पैसे लो और उम्मीदवार खड़ा करो, 100 उम्मीदवार हर जगह पे 5,000 10,000 वोट लो, ताकि इस वोट को बंटवारे से बीजेपी शिवसेना चुनकर आए। ये बहुत ही गंभीर और सच्ची बात बोल रहा हूं, किसी को कड़वी लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इतना ज्यादा पैसा दिया जा रहा है कि अच्छे लोगों का ईमान बदल जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जिस तरह के नतीजे आए, ऐसे में तो सभी पार्टियों को एहतिसाब करने की जरूरत है, खुद एक तरह से अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कमियां और खामियां आखिर कहां रह गई हैं, क्योंकि ये नतीजे बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छे एक तरह से नहीं है, शिवसेना के लिए भी बहुत अच्छे नहीं। 2014 के मुकाबले में इन पार्टियों का भी नुकसान हुआ है।
फिलहाल हरियाणा के बारे में जो खबर आ रही है वो एक तरह से बीजेपी और जेजेपी के लिए बहुत शानदार है कि यहां पर एक तरह से इन दोनों पार्टियों की बात बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, खासतौर से अबू आसिम आजमी साहब, शिवम त्यागी जी, देवराज सिंह जी, नीलेश भोसले साहब, लुकमान नदवी साहब, धीरेंद्र चौधरी और मोहम्मद कासिम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।